अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम डेविएटेड नेजल सेप्टम शुरू करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में डीएनएस कह रहे होते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसमें से एससीक्यू, एमसीक्यूज, वाइवा, ओस्पी वगैरह सब कुछ पूछते हैं इसमें से। तो इसको आप लोगों ने खा पी जाना, हर वर्ड इसका याद करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लेना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एटियोलॉजी की तरफ, यानी कि कोज क्या होगा। दो तरह के मेजर कोज हैं इसके, एक ट्रॉमा होगा, दूसरा इसका होगा डेवलपमेंटल एरर्स, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तब के मसले मसाइल आ सकते हैं। तो जो ट्रॉमा है उसके अंदर डिफरेंट तरह के ब्लो आ सकते हैं, यानी कि कैसी चोट लगी है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमने मिसाल लेनी कि मुक्का बजा है, ठीक है। अब जो मुक्का बज रहा है वो लेटरल साइड पे बज रहा है, ठीक है, और नीचे वाली साइड से बज रहा है, यानी कि होंठ वाली साइड से और लेटरल वाल पे बज रहा है हमारी। तो क्या होगा, डायग्राम से मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो हमारा सेप्टर कार्टिलेज था वो जाके लग रहा था वूमर बोन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वूमर बोन के अंदर ग्रूव बन रहा था, इसे वूमर बोन थी हमारी, ठीक है। उसके अंदर ग्रूव बन रहा था, ग्रूव के अंदर जाके हमारा सेप्टर कार्टिलेज लग रहा था। और नीचे हमारा जो एंटीरियर नेजल स्पाइन ऑफ मैक्सिला है, यहाँ पे मैक्सिलरी क्रस्ट बन रही होती है, उसके ऊपर लग रहा होता है। अब जब ब्लो आई है हमारी इस साइड से, ठीक है, इस साइड से ब्लो आई है, तो हमारा सेप्टर कार्टिलेज यहाँ से उखड़ सकता है, नीचे वाली साइड से भी उखड़ सकता है, और पीछे जो वूमर बोन पे लगा हो वहाँ से भी उखड़ सकता है। अगर यहाँ से उखड़ता है, मतलब पीछे वाली साइड से उखड़ता है जहाँ वूमर बोन लगी, तो हमारा सेप्टल डेविएशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ सेप्टल जो हमारा सेप्टल कार्टिलेज है वो निकलेगा, और वो हो सकता है लेफ्ट साइड पे चला जाए या राइट साइड पे चला जाए, ठीक है। अगर हमारा मैक्सिला से मतलब निकलता है, मतलब इस वाली जगह से हमारा सेप्टल कार्टिलेज निकलता है यहाँ से, तो उसको हम कहेंगे हमारा अब जो सेप्टल कार्टिलेज है सेप्टल स्पर बना रहा होगा। सेप्टल स्पर क्या है और डेविएशन क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ें मैं आपको इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा जब टाइप्स ऑफ डीएनएस पढ़ रहे होंगे। तो अगर वूमर बोन से निकला तो सेप्टल डेविएशन हो रही होगी, अगर मैक्सिला से उखड़ गया तो क्या हो रहा होगा, स्पर बन रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि दूसरी टाइप का जो ब्लो है, जो क्रशिंग ब्लो है फ्रॉम फ्रंट। बहुत गंदे वाला ब्लो बजा है, बिल्कुल सामने से मुक्का बजा है नोज़ के ऊपर। तो क्या होगा, सबसे पहले हो सकता है बकलिंग। बकलिंग यानी कि जो हमारा अगर हमारा सेप्टम बिल्कुल सीधा प्रेजेंट था ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, ऐसा वैसा हो गया प्रेशर पड़ने की वजह से। ट्विस्टिंग हो सकती है, यानी कि बिल्कुल सर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए हमारा जो सेप्टम है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है ना। अगर कार्टिलेज है तो कार्टिलेज चलो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होगा तो इस शेप में चला जाएगा, जो बोन होगी वो तो वैसे टूट जाएगी। उसके अलावा फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, यानी कि दरारें आ सकती हैं कार्टिलेज के अंदर भी, बोन्स के अंदर भी। फिर चौथा केस हो सकता है डुप्लीकेशन, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हमारा कार्टिलेज की इतनी लेंथ थी, ठीक है, तो अगर हमारा सेप्टर कार्टिलेज सेंटर में से टूटता है, ठीक है, यहाँ से टूटा है, जो ऊपर वाला वो नीचे आके इसके साथ जुड़ जाता है ऐसे, ठीक है। ये दोनों जुड़ के एक बना रहे होंगे मोटा सा सेंटर में कार्टिलेज बना रहे होंगे, मतलब सेप्टम भी बना रहे होंगे हमारे नोज़ का। लेकिन अब ये लेंथ में छोटा हो चुका होगा। अगर लेंथ में छोटा हो जाएगा तो हमारे नोज़ का डोर्सम वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारी नोज़ की जो टिप है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो बाकी ट्रॉमास वगैरह हैं वो चाइल्डहुड में भी आते होते हैं। चाइल्डहुड में जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको चोट लग जाती है, तब हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का नुकसान ये होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसकी सेप्टल डेविएशन हो जाती है। सेप्टल डेविएशन होती है तब जैसे जैसे बोन्स बड़ी होती हैं, कार्टिलेज बड़े होते हैं, तो तब ज़्यादा डेविएशन फील होती है। उसकी वजह से जो उनके नोस्ट्रिल्स होते हैं बंद हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो सांस लेने में मसले मसाइल आ रहे होते हैं। अगर हम बचपन में जब बच्चे को चोट लगी है तब ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा ट्रॉमास आ सकते हैं जब बच्चा पैदा हो रहता है, बर्थ कनाल से निकल रहा होता है, तो तब भी उसके नोज़ पे कोई डिप्रेशन वगैरह आ सकता है, नोज़ के ऊपर चोट लग सकती है, ठीक है। तो अगर तब ही उसको हम पकड़ के ट्रीट कर दें तो हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वरना जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो सेप्टल डेविएशन की तरफ जाता जाएगा, जिसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और सांस लेने में मसले आएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड मेजर कॉज की तरफ, डेवलपमेंटल एरर, ठीक है, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा था तब कोई मसला आया होगा। नॉर्मल क्या है, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा था तब डेवलपमेंट कैसे हो रही थी। आपको पता ना चाहिए, जो नीचे हमारा हार्ट पैलेट होता है ना, वो दो मैक्सिलरी बोन से बन रहा होता है, एक लेफ्ट साइड से आ रही होती है, एक राइट साइड से आ रही होती है। इन दोनों के दरमियान में हमारा इंटर मैक्सिलरी सुचर होता है, ठीक है। तो इस सुचर के ऊपर आगे ना, जो ऊपर से हमारा सेप्टम आ रहा होता है ना, उसने इसके ऊपर लगना होता है। ये हमारा सुचर ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली प्लेस है। तो ऊपर से जो हमारा आ रहा है सेप्टम, जिसको हम कह रहे होते हैं टेक्टोसेप्टल प्रोसेस। टेक्टोसेप्टल प्रोसेस क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये बोन से भी बना होता है और कार्टिलेज से भी बना होता है, तो इसको हम टोटल को मिला के कह रहे थे टेक्टोसेप्टल प्रोसेस है। ऊपर से आएगा, ठीक है, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ये आगे लग रहा होता है इंटर मैक्सिलरी, जो हमारा सुचर्स बन रहे हैं उनके ऊपर लग रहा होगा। ये हमारा नॉर्मल हो गया, नीचे हमारा हार्ट पैलेट आ गया, सेंटर में हमारा सेप्टम आ गया, ये एक हमारा पैरामिड शेप नोज बन जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये हमारा पैरामिड शेप नोज है। अब हम देखते हैं कि कोई अगर एरर आए डेवलपमेंट के दौरान तो क्या मसले हो सकते हैं। सबसे पहला एरर आएगा अनईक्वल ग्रोथ बिटवीन पैलेट एंड बेस ऑफ स्कल, ठीक है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है,
जो हमारी बेस ऑफ स्कल होती है ना, बेसिकली वो पैलेट ही होता है, जो हमारा हार्ड पैलेट बन रहा होता है वो हमारी बेस ऑफ स्कल ही होती है, वो होती है हमारी एंटीरियर बेस ऑफ स्कल, ठीक है। फिर हमारी मिडिल बेस ऑफ स्कल भी बनती है, फिर पोस्टीरियर बेस ऑफ स्कल भी बन रही होती है। लेकिन आप याद रखो, अगर एंटीरियर बेस ऑफ स्कल में मसले आएंगे, अनईक्वल ग्रोथ होगी, तो ये हमारा सेप्टल डेविएशन आ सकती है। अब अनईक्वल ग्रोथ का क्या मतलब है, जो हमारा हार्ड पैलेट बन रहा होता है ना, वो 4 बोन से बन रहा होता है। 2 तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी आ रही लेफ्ट साइड से मैक्सिलरी बोन है, ठीक है, और फिर राइट साइड से आ रही है पैलेट, कह लो कि पैलेट ऑफ मैक्सिलरी बोन, ठीक है। और उसके अलावा ये अगर हमारे 2 मोटे मोटे प्रोसेस आ गए, ठीक है, मैक्सिलरी बोन के, ये आपस में ज्वाइन हो चुके हुए हैं, ठीक है। इसके पीछे हमारा ना स्पेसिफिकली पैलेट बोन आ रही होती है, पैलेट बोन आएगी पीछे, वो आगे इसके यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा हार्ड पैलेट हो जाता है। तो अगर इनके अंदर अनईक्वल ग्रोथ होती है, ये वाला ऊपर हो जाता है, ठीक है, यहाँ ये वाला नीचे हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाए, अगर ऊपर नीचे होंगे तो उनके ऊपर आगे हमारे हार्ड पैलेट ने ऐसे प्लेस होना होता है, ठीक है। अगर वो उसको जगह ही ऊंची नीची मिलेगी, ये अगर ऊंचा होगा ये नीचा होगा, तो जो हमारा ऊपर हार्ड पैलेट आगे लगेगा वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्लेस होगा, ठीक है। तो हार्ड पैलेट की डेविएशन हो जाएगी। उसके बाद हमारा आ सकता है माउथ ब्रीथर्स, जो बच्चे मुंह से सांस लेते हैं। वो मुंह से सांस क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो पीछे एडिनोइड्स ग्लैंड होती हैं, उनकी हाइपरट्रोफी हुई होती है। तो एडिनोइड ग्लैंड की हाइपरट्रोफी होगी तो जो हमारा कोना है, जो पीछे वाला सुराख है जहाँ से हमारी सांस अंदर जा रही होती है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, ये कोना वाला एरिया बंद हो जाएगा। कोना वाला एरिया बंद होता है, इस वजह से बच्चे मुंह से सांस ले रहे होते हैं। तो जब वो मुंह से सांस लेते हैं ना, उनका जो नीचे सेप्टम बन रहा होता है वो खुद ब खुद ही हाईली आर्च्ड हो जाता है, यानी कि इस तरह ऊंचा सा हो जाता है। तो हाईली आर्च्ड हार्ड पैलेट देखने को मिलता है। जब हमारा पैलेट ही ऊंचा हो गया, उसने जगह ही कम कर दी सेप्टम के लिए, तो सेप्टम की लेंथ तो उतनी रहनी है, लेकिन वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा प्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेंथ उतनी रहेगी, उसको नीचे से प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, वो ऊपर टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है। तो एस शेप में इस तरह हमें सेप्टम देखने को मिल रहा होगा माउथ ब्रीथर्स के अंदर। उसके बाद ऐसे ही जो क्लेफ्ट लिप के पेशेंट हों या पैलेट के पेशेंट हों, या फिर जिनके दांत टेढ़े मेढ़े प्लेस हों, डेंटल अबनॉर्मेलिटीज़ हों, उनके अंदर भी हमारे सेप्टल डेविएशन के मसले आ रहे होते हैं। आपको पता है ना, हमारे जो क्लेफ्ट लिप है और क्लेफ्ट पैलेट है, जिनका मतलब होंठ भी फटा होता है और पैलेट भी फटा होता है, कंजेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, उनके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा सेप्टल डेविएशन। उसके बाद हमारे रेशियल फैक्टर्स आ जाएंगे। देखा गया कि जो वाइट अमेरिकन हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है ब्लैक अमेरिकन से। उसके बाद हेरिडिटी फैक्टर्स आ जाएंगे। ये भी देखा गया कि एक फैमिली के अंदर ही डिफरेंट लोगों के अंदर सेप्टल डेविएशन देखी गई, तो मतलब कोई हेरिडिटी भी फैक्टर होगा कोई ना कोई। उसके बाद चलते हैं हम टाइप्स ऑफ डीएनएस की तरफ, जिसको आप लोगों ने ड्रा करना भी सीखना है और इसके अंदर लिखना भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको खा पी जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों ने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो डेविएशन हो रही है वो कार्टिलेजिनियस पार्ट की भी हो सकती है, वो सिंपली बोन की भी हो सकती है, वो दोनों की हो सकती है, कार्टिलेज की भी हो सकती है, बोन की भी हो सकती है, ठीक है, एट द टाइम। और कुछ के अंदर सिर्फ कार्टिलेज हो रहा होगा, कुछ के अंदर सिर्फ बोन हो रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। सबसे पहले हमारी टाइप आ जाएगी एंटीरियर डिस्लोकेशन, ठीक है, ये हमारा एंटीरियर डिस्लोकेशन आ चुका हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा सेप्टम है उसको नॉर्मली बिल्कुल सीधा आना चाहिए था और यहाँ पे लगना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लग रहा, वो थोड़ा सा राइट साइड पे डेविएट हुआ हुआ है, यहाँ पर वो लेफ्ट साइड पे डेविएट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एंटीरियर पार्ट डेविएट हो रहा है। तो इंटीरियर पार्ट हमारा किससे बना हुआ था, कार्टिलेज से बना हुआ था, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर कार्टिलेज डेविएट हो रहा होगा राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। अगर इस पेशेंट को हम क्लिनिकली देखना चाह रहे हैं तो उसको हमने बोलना है कि आप ना ऊपर की तरफ देखो, जब हमें नोस्ट्रिल नजर आएंगे ना, नोस्ट्रिल के ऊपर आपने इससे अंगूठा रखना है, ठीक है, तो आपको इजीली नजर आ जाएगा ये हमारा जो एंटीरियर पार्ट ऑफ मतलब जो सेप्टल कार्टिलेज है, जो हमारा कार्टिलेज से बना हुआ है सेप्टम, ठीक है, वो डेविएट हुआ हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ऐसा हमें क्लिनिकल पिक्चर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, वो हमारी सी शेप डिफ्लेक्शन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सेप्टम है वो सी शेप में ऐसे चला गया होगा, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अब आपको देखने में पता चल रहा होगा कि जो हमारा एक साइड का नोस्ट्रिल है वो बंद हो रहा है, ठीक है, क्लोज हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, बंद तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कह देंगे जो इस साइड का नोस्ट्रिल है वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऑपोजिट साइड पे है वो वाइडर हो रहा है, वो ज़्यादा सुराख बड़ा हो रहा है। तो आपको पता है जैसे सुराख बड़ा होगा तो यहाँ से ज़्यादा हवा गुजरेगी, हवा तो हमें पूरी चाहिए ना। अब जब यहाँ से ज़्यादा हवा गुजरेगी, अब उसको साफ़ भी करना है, ठीक है, हवा को, फिर उसको ह्यूमिड भी करना है, उसके अंदर मतलब वाटर पार्टिकल्स भी डालने हैं, फिर उसको अपने बॉडी टेम्परेचर पे भी लाना है, जो हमारे सारे के सारे नोज़ के फंक्शन है। तो सारे फंक्शन अब इस सुराख ने पूरे करने हैं, जो बड़ा सा सुराख है। तो इसकी वजह से जो इसके अंदर टर्बिनेट्स पाए जाते हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। आपको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अब हम मसल से हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, तो मसल्स की हाइपरट्रोफी होती है, मसल बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही टर्बिनेट्स ने भी अब बहुत ज़्यादा काम करना है, उनकी भी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वो बड़े बड़े टर्बिनेट्स बन जाएंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसको हम कह रहे हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी ऑफ टर्बिनेट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं एस शेप डिफॉर्मिटी की तरफ। आपको नजर आ रहा होगा जो हमारा सेप्टम है इस टाइम वो एस शेप में चला गया हुआ है, ठीक है। जब वो एस शेप में जाएगा तो वो जो दोनों के दोनों हमारे नोस्ट्रिल्स हैं उनको क्लोज कर देगा, यानी कि उनको नैरो कर देगा। तो इनके अंदर दोनों के दोनों नोस्ट्रिल्स की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो देखने को मिल रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नेजल्स पर, जो मैं आपको बता के आया था ऊपर, जब हमारी अगर हमारा जो सेप्टल कार्टिलेज है वो नीचे मैक्सिलरी बोन से निकलेगा तो नेजल्स पर बन रहा होगा।
तो आपको इस तरह ना एक शेल्फ लाइक डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही होगी सेंटर के अंदर, इस तरह नोकदार निकला हुआ वी शेप अंदर से ना कार्टिलेज निकला हुआ है। आपको पता है यहाँ से डिप्रेशन आया होगा, मतलब यहाँ से कोई फोर्स वगैरह आई, ब्लो ऐसा आया है कि कार्टिलेज टूटा नहीं है, लेकिन वो ना अंदर से इस तरह घुस गया हुआ है, मतलब उसने वी शेप एक ना शेल्फ सी निकाल ली अंदर से। और ये जो डिफ्लेक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ, मोस्टली देखी गई है बोन और कार्टिलेज के जंक्शन के ऊपर, जहाँ बोन और कार्टिलेज का जंक्शन बन रहा होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये देखी गई है इन पेशेंट्स के अंदर ना हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहता है। तो हेडेक क्यों हो रहा है आपको पता है, जो हमारा ये नोक बन रही है, नोक जाके लग रही है हमारी लेटल वाल के ऊपर, ये हमारी लेटल वाल ऑफ नोज है ना, ठीक है। लेटल वाल के ऊपर जाके हमारी नोक बज रही है, टर्मिनेट्स पे बज रही है बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता है लेटल वाल के ऊपर हमारे टर्मिनेट्स पाए जाते हैं, टर्मिनेट्स के नीचे मेटिसेस होते हैं। तो मेटिसेस के अंदर हमारी किसकी ओपनिंग हो रही थी, साइनसिस की ओपनिंग हो रही थी। तो साइनस की ओपनिंग हो रही थी, साइनस मतलब अपना म्यूकस वगैरह ट्रेन कर रहा था हमारे नोज के अंदर। अब जब लेटल वाल के ऊपर जाके ये लग गया, टर्मिनेट्स के ऊपर जाके नोक लग गई है, इस नोक ने कंप्रेशन डालना है, ठीक है। टर्मिनेट्स बंद होना है, जो उनके नीचे मेटिसेस हैं, मेटिसेस बंद हो जाने, मेटिस बंद होगा तो जो हमारे साइनसिस की ओपनिंग्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी। साइनस की ओपनिंग बंद होगी तो साइनस की कंजेशन होनी शुरू हो जाएगी, या जारी बात है उसका जो अंदर म्यूकस है वो निकल ही नहीं रहा, ना ही उसके अंदर हवा जा रही है, ठीक है। अब उसकी कंजेशन होनी शुरू हो जाएगी, साइनसाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस हो जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा कि साइनस की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें हेडेक देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा, माथे पे दर्द होगा और साथ में आंखों में दर्द हो रहा होगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखी गई है इनके अंदर ना रिपीटेड एपिस्टेसिस हो रही होती है, यानी कि नाक से खून निकल रहा होता है। वो क्यों निकल रहा होता है आपको पता है, अब ये नोक बनी है, नोक बनी है कार्टिलेज के ऊपर ही नोक बनी हुई है ना, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होंगी। तो इन्होंने जो ब्लड वेसल के ऊपर कंप्रेशन डाला है, कंप्रेशन की वजह से ब्लड वेसल फट जाएंगी, यहाँ से ब्लड वेसल फटेंगे मोस्टली, और यहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी, नाक से खून बाहर आ रहा होगा, इसको हम कहेंगे रिपीटेड एपिस्टेसिस हो रही है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ डीएनएस है वो ये है थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है। जो हमारा नेजल सेप्टम है वो थिक हो जाए, मोटा हो जाए, ठीक है। जब ये भी थिक हो जाएगा तो दोनों के दोनों नोस्ट्रिल्स हैं वो नैरो हो जाएंगे। अब ये थिक क्यों हो रहा है, दो वजह हो सकती हैं। पहली हो सकती है हीमाटोमा। हीमाटोमा मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरनल ब्लीडिंग हो, यानी कि हमारा कार्टिलेज है, ठीक है। कार्टिलेज के बाद आपको पता है हमारा म्यूकोजा पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हमारा पेरिकोंडियम होता है, जो हमारा मतलब कि जो कार्टिलेज का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मिसाल के तौर पर पेरिकोंडियम आ गया, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स फट गई, ठीक है, ब्लड वेसल्स फटी हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू होगी, लेकिन जो हमारा नेजल म्यूकोजा है वो नहीं फटा, वो बिल्कुल बरकरार है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग होती जाएगी, खून जमा होता जाएगा, खून जमा होता जाएगा, तो ये इतना मोटा सा नेजल सेप्टम बन जाएगा, आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा कॉज ये हो सकता है कि ओवर राइडिंग ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रेगमेंट्स हो जाए, यानी कि हमारा सेप्टल फ्रेगमेंट है वो टूटा है, क्रस्ट हुआ है, छोटे छोटे पीसीज में टूट चुका हुआ है, लेकिन बाहर जो हमारा म्यूकोजा वो फटा नहीं है, अंदर क्रस्ट जो मटेरियल है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया डिफ्लेक्शन भी हो रही थी, अगर हमारा पूरा का पूरा ये सेप्टल था, ये अगर टूटेगा तो ये वाला पीस नीचे आ गया, आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो ये मोटा सा कार्टिलेज बन जाएगा। तो ऐसे थिकनिंग ऑफ सेप्टल कार्टिलेज हो रही होगी। That's all for the etiology and types of DNS। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ DNS पढ़ते हैं।